नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ LAC पर बने युद्ध के हालात की करते हैं। पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 पर भारत के कब्जे के बाद चीन फिंगर 5 पर सैन्य अड्डा बना लिया। चीन लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी पूरी तरह से अलर्ट है। तिब्बत में चीन ने हेलीपैड बनाकर अपने इरादों को साफ कर दिया है। आप देखिए LAC पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें न्यूज टॉप 9 वॉर जोन एट LAC में। भारतीय सेना की ओर से करार जवाब मिलने से तिलमिलाए चीन ने अब पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। चीन की साजिश से फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना के जवानों की आवाजाही पूरी तरह से कट गई है। भारत फिंगर 8 पर LAC का दावा करता रहा है और उसका फिंगर 4 तक के क्षेत्र पर नियंत्रण रहा है। LAC पर चीन के साथ युद्ध की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्ध के लिए सभी बड़ी तैयारी कर रहा है। नासा मिलिट्री अस्पताल के पास चीन हेलीपैड बना रहा है। यहां से वो युद्ध के हालात में घायल सैनिकों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सकता है। भारत से लगी हर सीमा पर चीन अपनी सेना की तैनाती को भी बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में अगले 2 दिन बेहद अहम हैं। बर्फ गिरने से पहले चीन हमले की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन युद्ध के लिए साजो सामान भी जुटा चुका है। भारत ने भी जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी की है। उधर तिब्बत में चीन युद्धाभ्यास में जुटा है। चीन ने यहाँ एलिटा पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात किया है। चीन ने वैसे इलाकों में भी सेना तैनात कर दी है जहाँ पहले उसे पहुँचने में काफी वक्त लगता था। लद्दाख में LAC पर दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत और शांति की बात करने वाला चीन अपनी सेना PLA को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपे एक लेख में बताया गया है कि चीन कैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी 5 पॉइंट का जिक्र करते हुए भारत को चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को LAC की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। फिंगर 4 की ये वो चोटी है जहां आज तक चीन नहीं पहुंच सका। अब भारत यहां से चीन की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकता है। 29-30 अगस्त को पैंगोंग में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना का फिंगर 4 पर कब्जे का प्लान बना था। 2 सितंबर को 10-12 घंटे की चढ़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस पर कब्जा किया। चीन के साथ तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को LAC के ताज़ा हालात की जानकारी दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS विपिन रावत और NSA अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। 2 घंटे चली बैठक में चीन से निपटने की रणनीति और सेना को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। LAC पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने कल CDS जनरल विपिन रावत पेश हुए। समिति के सदस्य शरद पवार ने भारत चीन के बीच तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय और CDS से स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक के बाद जनरल विपिन रावत ने कहा कि दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा होगा जहां दुश्मन की सेना सीमा पर हो और CDS को सांसदों के सामने पेश होकर ये बताना पड़ रहा हो कि बॉर्डर पर रसद सामग्री कितनी है। चीन के साथ तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत सिर्फ मार्च 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल करने के बारे में होनी चाहिए। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारे प्रधानमंत्री और सरकार चीन को हमारे इलाके से बाहर करने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के अगवा किए गए 5 भारतीयों को चीन वापस भारत को सौंपेगा। LAC पर चीन कोरोना वायरस से हमले की बड़ी साजिश को रच रहा है। भारत के खिलाफ इस महीने मिनी वॉर की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। पाकिस्तान ने अपने यहां पर तुर्की का झंडा आखिरकार क्यों लहराया? चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कौन सी है? न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 भारतीयों को चीन वापस करने को तैयार हो गया है। आज चीन 5 भारतीयों को अरुणाचल की सीमा पर भारतीय सेना को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। भारत ने 6 सितंबर को चीनी सैनिकों को हॉटलाइन पर मैसेज भेजकर 5 युवकों की जानकारी मांगी थी। LAC पर चीन केमिकल युद्ध के खतरनाक साजिश रच रहा है। खुलासा हुआ है कि चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना पर कोरोना वायरस से अटैक कर सकता है। इसका इशारा भी चीनी मीडिया के ट्वीट से कई बार लग चुका है। भारत के खिलाफ किए जा रहे ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट में भी कई बार भारतीय सैनिकों को कोरोना वायरस से डराने की कोशिश की गई। चीन हर दिन नई साजिश रचने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब ऐसा शहर बसाने की तैयारी कर रहा है जो पूरी तरह से कोरोना वायरस से प्रूफ रहेगा, जहां कोरोना किसी को छू भी नहीं सकता। चीन ये शहर पेइचिंग से 130 किलोमीटर दूर बनाने में जुटा है। इसका पूरा एरिया करीब 2000 वर्ग किलोमीटर होगा।
भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन भारत के खिलाफ मिनी वॉर शुरू कर सकता है। खुलासा ये भी हुआ है कि 15 से 20 सितंबर के बीच भारत चीन में मिनी वॉर हो सकती है। उस समय LAC पर बर्फबारी का वक्त होगा। चीन के मंसूबे को भांपते हुए भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। दुनिया की महाशक्तियों के साथ तनाव के बीच चीन रॉकेट लॉन्च के लिए फ्लोटिंग स्पेस पोर्ट बना रहा है, यानी भविष्य में समंदर में तैरते स्पेस पोर्ट से चीन रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर लेगा। चीन शेडोंग प्रांत के पूर्वी प्रांत हायांग शहर के तट पर पूर्वी एरोस्पेस पोर्ट का निर्माण कर रहा है। इसका उपयोग हल्के रॉकेट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। LAC पर चीन के साथ टकराव के बीच इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर बदलते दौर के साथ कदम मिलाने के लिए भारत को अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियां बढ़ाने के साथ अपनी गतिविधि और कवरेज भी बढ़ाना चाहिए। माधवन ने कहा, चीन ने रडार इमेजिंग उपग्रहों और संचार उपग्रहों की संख्या कई गुना बढ़ाया है ताकि दुनिया भर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने में मदद मिले। चीन की शय पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई नई साजिश रच रहा है। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने चीन के साथ तुर्की का झंडा भी लगा दिया है। ये झंडा POK के गंगा चोटी इलाके में लगाया गया। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। तुर्की को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने इस इलाके में चीन के साथ उसका भी झंडा लगाया है। CDS बिपिन रावत के बयान से पाकिस्तान इस कदर तिलमिला गया है कि अब वो उल्टा गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत की रक्षा क्षमताएं पाकिस्तान से अच्छी नहीं हैं। जाहिद ने इस दौरान कश्मीर का राग भी अलापा और चीन को अपना अच्छा दोस्त बताया। CDS बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान LAC का फायदा उठाने की जुर्रत भी न करे। पाकिस्तान की इमरान सरकार मुल्क में लोकतंत्र की आवाज लगातार दबाने के लिए तानाशाही कर रहा है। कराची के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के पत्रकार बिलाल फारूकी को फेसबुक और ट्विटर पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल की गिरफ्तारी का पाकिस्तान के पत्रकार और बुद्धिजीवी बिरादरी ने विरोध जताया है। वहीं 50 साल से चीन का छिपा खतरनाक राज अब दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका के खिलाफ रूस कर रहा है घेराबंदी। सबसे बड़े संयुक्त सेना अभ्यास में हिस्सा लेने चीनी सैनिक की पहली टुकड़ी रूस के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अरब देशों में इस्लाम नीति को बड़ा झटका लगा है। इजराइल और बहरीन के बीच अमेरिका ने शांति समझौता करा दिया है। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर बड़ी खबर आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। चीन की सबसे खतरनाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। चीन का टॉप सीक्रेट परमाणु अड्डा दुनिया के सामने आ गया। चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में स्थापित कोटो के खदान और जल विद्युत संयंत्र से परमाणु कार्यक्रम को भी गुपचुप तरीके से बढ़ाता रहा है। इस बड़े राज को चीन दुनिया से करीब 5 दशकों तक छिपा कर रखे हुए था। रूस में 21 से 26 सितंबर तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉकस 2020 में हिस्सा लेने के लिए चीन की सैन्य टुकड़ी मॉस्को के लिए रवाना हो गई। टैंक और आधुनिक सैन्य हथियारों के साथ चीन की PLA का पहला जत्था कल रवाना हुआ है। रूस में सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास में अर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान की सेना भी शामिल होंगी। विवादित पूर्वी चीन सागर के द्वीपों के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि को देखते हुए जापान सरकार ने पड़ोसी देशों को सावधान किया है। उसकी हिमाकत के खिलाफ अब वो भी सामने आ गया है। इस्तीफे से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार अपने मिलिट्री प्लान में बदलाव किए थे, वो अब काम आ सकती है। जापान समुद्री इलाके के अलावा जमीन पर भी लंबी दूरी की मिसाइलों के हमले में सक्षम है। UAE के बाद इजराइल का बहरीन के साथ भी शांति समझौते के लिए सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के होने का ऐलान किया। 1 महीने में खाड़ी के देशों के साथ इजराइल का ये दूसरा शांति समझौता है। बहरीन के प्रिंस अगले हफ्ते वॉशिंगटन के दौरे में इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 1948 के बाद इजराइल का किसी अरब देश के साथ ये चौथा समझौता है। चीन ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने आरोप लगाया था कि उसने चीन से हुए साइबर अटैक को पकड़ा है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव की कैंपेन को टारगेट कर रहा था। ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अगर जीते तो चीन की जीत होगी। एक दूसरे के खिलाफ दूतावास से लेकर वीजा मामलों को लेकर बदले की कार्रवाई कर रहे अमेरिका और चीन के साथ तनाव और बढ़ गया है। चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने के बाद चीन ने अमेरिका और हांगकांग में अमेरिकी दूतावास और काउंसलेट के राजनयिकों पर रेसिप्रोकल प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन ने अमेरिका में चीनी दूतावासों पर से प्रतिबंध हटाने को कहा। आज से दोहा के कतर में अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत का एक और दौर शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कतर में होने वाले शांति वार्ता के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फरवरी में तालिबान के साथ हुए शांति समझौते में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। पोम्पियो ने कहा, शांति के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
ईरान की राजधानी तेहरान में एक बैटरी वर्कशॉप में हुए धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में पूरी दुकान पूरी तरह से तबाह हो गई है। धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। कुछ कार और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक धमाके के पीछे किसी साजिश का शक नहीं गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग कोरोना वायरस से इतने खौफजदा हो गए हैं कि उन्होंने अब चीन के बॉर्डर से घुसपैठ करने वालों को सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। किम जोंग ने चीन से लगी अपनी सीमा पर 1 से 2 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन बना दिया है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं पीएम आवास योजना के 2 लाख लाभार्थियों का पीएम मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वाले नेताओं पर गाजगिरी। कंगना मामले में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहां पर दर्ज हुआ केस। चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम से मेक इन इंडिया को कैसे मजबूती मिल रही है। देश की इस वक्त की सभी बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के पीएम आवास योजना के 2 लाख लाभार्थियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। आज सभी 2 लाख लाभार्थियों को चाबी सौंपी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे होने वाले समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। पीएम आवास योजना के तहत एमपी में 17 लाख परिवारों को घर मिल चुका है। कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाने को लेकर चिट्ठी अभियान चलाने वाले गुलाम नबी आजाद समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव पद से मुक्त कर दिया गया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर बड़े फेरबदल में आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के करीबियों को अहम जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित सीजीएम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजू नैयर ने परिवारवाद दायर किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम उद्धव और सांसद संजय राउत के इशारों पर अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। चाइनीज सामानों का बहिष्कार की मुहिम से मेक इन इंडिया को काफी मजबूती मिली है। इसका नजारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा है, जहां के 20,000 लघु और मझौले उद्योग 500 ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो पहले चीन से आयात किए जाते थे। इसमें एलईडी बल्ब, थर्मामीटर, पीपीई किट, एलेक्सा और वाईफाई स्विच बनाए जा रहे हैं। कारोबारियों ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से हम सबको सरकार से काफी मदद मिल रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सख्त एहतियात के बीच इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई जेईई मेंस परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। इस बार 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। कोरोना की वजह से जेईई मेंस परीक्षा में कुल पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 74% ही उपस्थित हुए थे। अयोध्या में रामलला के मंदिर का बेस बनाने के लिए टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू हो गया है। 5 एकड़ भूमि में 1200 खंभों पर राम मंदिर का निर्माण होना है और ऐसे में 1 मीटर व्यास और 100 फीट गहराई के खंभे के लिए टेस्ट फाइलिंग का काम शुरू हुआ है। खंभों के लिए किस तरह की गिट्टी और सीमेंट का प्रयोग फाइलिंग में किया जाए, इसके लिए आईआईटी चेन्नई को रिसर्च की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पुलिस ने नया वेरिफिकेशन सेंटर खोला है, जहां वेरिफिकेशन के आवेदन के बाद पूरी जानकारी मोबाइल में एसएमएस के जरिए मिलेगी। लोगों को पहले वेरिफिकेशन के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते थे, इससे अब लोगों को निजात मिल जाएगी। भोपाल की साइबर क्राइम टीम ने फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह नोएडा में कॉल सेंटर चलाता था और लोगों को सस्ता लोन दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों पर करीब 10,000 लोगों से 10 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। बीएसएफ के जवानों ने पश्चिम बंगाल में अलग अलग घटनाओं में 41.5 किलो गांजे की खेप जब्त की है। साथ ही साथ 710 फेंसिडिल कफ सिरप की बोतलें भी बरामद की गई। दरअसल बॉर्डर आउटपोस्ट मामा भगीना और मधुपुर क्षेत्र तस्करी की कोशिश की जा रही थी, जिसे 99 बटालियन के जवानों ने नाकाम कर दिया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में संक्रमितों की तादाद 46.5 लाख को क्रॉस कर गई है। उत्तर प्रदेश में कल एक दिन में 7,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24,000 से ज्यादा केस मिले। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा केस अब भारत में ही है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9। कोरोना जिंदा है। भारत में पिछले 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। ये एक दिन में आए सबसे ज्यादा नए मामले हैं। 24 घंटे में 1202 लोगों की मौत हो गई, जबकि 81,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। भारत में संक्रमितों की संख्या 46,57,000 से ज्यादा हो गई है। आपको बता दें कि 9,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 77,506 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, पर सतर्क रहने की जरूरत है। जांच का दायरा बढ़ा है, इसलिए केस बढ़े हैं। अगले 2 हफ्ते के भीतर सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अस्पतालों में 60% बेड अब भी खाली है। घबराने की जरूरत नहीं है, पर मास्क जरूर लगाएं।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 4,266 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 2,10,000 हो गई है, जिसमें 27,000 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 21 मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर राजधानी में अब तक कोरोना से 4,687 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जामनरे के रहने वाले नकुल घोंगड़े नाम के शख्स को सांस लेने में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नकुल घोंगड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से पिछले 5 महीने से बंद पड़े बनारसी साड़ी के कारखाने फिर से शुरू हो गए हैं। कारखाने शुरू होने से मालिक और कामगार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कारखाने शुरू होने के साथ बनारसी साड़ी के खरीदार भी दुकानों में पहुंचने लगे हैं। दुकानदारों ने बताया कि धीरे धीरे कारोबार पटरी पर लौट रहा है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी कोरोना पर भारी बढ़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दफ्तरों में टिकट लेने वाले उम्मीदवारों का हजूम दिखाई दे रहा है। भीड़ को देखकर लग रहा है जैसे कोरोना को लोग भूल चुके हैं, लेकिन कोरोना से पंगा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में हर रोज 2,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुँच गया है। झारखंड के बोकारो में कोरोना टेस्ट के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गर्भवती महिला के गले से स्वाब टेस्ट के दौरान स्टिक का अगला हिस्सा टूटकर गले में फंस गया। गले में फंसे स्टिक को निकालने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तरकीब काम नहीं आई, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में धनबाद के PMCH रेफर किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने मरीज का डबल लंग ट्रांसप्लांट किया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि कोरोना संक्रमित मरीज के दोनों फेफड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया हो। इसे मेडिकल की दुनिया में चमत्कार माना जा रहा है। रिजवान नाम के मरीज को सार्कोइडोसिस बीमारी थी, जिससे उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे। देश भर में कोरोना का प्रभाव जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। अरेस्टा वॉल्ट नाम की कंपनी ने फल सब्जियों से कोरोना जैसे वायरस को खत्म करने के लिए शुद्धि बास्केट लेकर आए हैं, जिसमें यूवी लैंप्स लगे हुए हैं जो कि कोरोना वायरस को नष्ट करने में मदद करते हैं। उद्धव का कार्टून शेयर करने वाले पूर्व नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कंगना ने क्यों कहा महाराष्ट्र में अब क्यों डर लग रहा है? जहां पर चाह वहां पर आह को चरितार्थ करने वाली स्मिता को आप जानिए। दिल्ली में विधायकों को क्यों कराना पड़ा कोरोना टेस्ट? मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 मुंबई दिल्ली। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे का कार्टून फॉरवर्ड करने वाले रिटायर्ड नेवी अधिकारी मदन शर्मा के पिटाई मामले में पुलिस ने शिवसेना के शाखा प्रमुख कमलेश कदम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड नेवी अधिकारी मदन शर्मा को पीटा था, जिससे उनकी आंख में गहरी चोट आई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा की पिटाई का वीडियो रीट्वीट करते हुए बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा है कि नौसेना के पूर्व अफसर की पिटाई शर्मनाक है। आखिर महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उद्धव का वीडियो शेयर करने पर पूर्व नेवी अफसर की पिटाई की थी, जिससे कि उनकी आंख पर गहरी चोट आई। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि मुंबई पुलिस अभी इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि कंगना के ड्रग्स मामले की जांच SIT करेगी या फिर एंटी नार्कोटिक सेल। एक्टर अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर NCB जल्द 15 हस्तियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। रिया शौविक से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रकुलप्रीत सिंह और सिमोन भी रिया के साथ ड्रग्स लेती थी। इसके साथ सारा अली खान का भी इसमें नाम है। इस बीच रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक समेत गिरफ्तार 6 आरोपियों की जमानत को कोर्ट ने कल खारिज कर दिया। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को चरितार्थ किया है मुंबई की रहने वाली स्मिता ने। लॉकडाउन के दौरान स्मिता की ड्राइविंग स्कूल की नौकरी चली गई, लेकिन वो निराश नहीं हुई, बल्कि अपने हुनर के दम पर उन्होंने मुंबई में टैक्सी चलाना शुरू किया। स्मिता ने बताया कि घर वाले फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन बेटी की पढ़ाई और घर चलाने के लिए काम करना जरूरी था। अब मुझे सवारियों से प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे खुशी मिलती है। 14 सितंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के लिए सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है, जिसके मद्देनजर कल 29 विधायकों समेत कुल 94 लोगों ने टेस्ट कराया, जिनकी रिपोर्ट आ जाएगी। साथ ही विधानसभा सत्र कवर करने वाले मीडिया कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, तभी विधानसभा में एंट्री मिलेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 90 करोड़ की 23 किलो हेरोइन बरामद हुई। तस्करों ने हेरोइन को कार की चेसिस के पास विशेष जगह बनाकर छिपा रखा था। पुलिस ने बताया कि हेरोइन म्यांमार से मणिपुर होकर असम पहुंची थी, जिसे देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया जा रहा था। दिल्ली के मधुबन चौक पर DTC की चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने आनन फानन में बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड पहुंचने तक पूरी बस जलकर खाक हो गई। उत्तम नगर से सराय काली खां जा रही थी DTC की लो फ्लोर बस।
दिल्ली के गाजीपुर में कचरे के पहाड़ को साफ करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कचरे की सफाई के लिए 4 और ट्रॉमल मशीनों का उद्घाटन किया है। इनको मिलाकर अब 12 मशीनें हो गई हैं, जो 3600 टन कचरे को रोज साफ करेंगी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 24 टन कचरा रोज आता है। गंभीर ने कहा कि ऐसे काम चलता रहा तो 4 से 5 साल में ग्रीन एरिया तक कचरा साफ हो जाएगा। विकास दुबे का गुर्गा जय वाजपेयी हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। लखनऊ में पुलिस को क्यों भागना पड़ा? श्रीनगर पुलिस ने दिल्ली मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आग से हड़कंप मच गया। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। यूपी का कानपुर लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है। ताजा मामला गोविंद नगर इलाके से आया है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर बेटी से बात करता था और कल रात उसे भगा ले गया। अफजल ने फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे साथ है और हम शादी करने जा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। नजीराबाद थाने में जय वाजपेयी की हिस्ट्री शीट खोली गई। सौरभ भदौरिया नाम के शख्स ने IGRS पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जय वाजपेयी की हिस्ट्री शीट खोली गई। पंजाब के जालंधर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी है ये वीडियो, जहां दिन दहाड़े कपड़े की दुकान चलाने वाले शख्स पर बदमाशों ने रॉड से हमला कर दिया। दुकानदार ने दिलेरी दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गया, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ के मलिहाबाद में युवक की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने लखनऊ हरदोई मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने पथराव कर दिया, साथ ही रोडवेज की बस में आग लगा दी। भीड़ के हंगामे के बाद पुलिस को भी घटनास्थल से भागना पड़ा। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली के चोरों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसने श्रीनगर के गोजवारा इलाके की दुकान से 25 लाख के मोबाइल फोन चुराए थे। पुलिस ने दिल्ली से तीनों चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास चुराए गए सभी फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश के दौरान एक मोबाइल की लोकेशन दिल्ली में मिली थी, जिसके बाद दबिश देकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कौशाम्बी में शराब खरीदने गए शख्स को खुली बोतल लेने से मना करना भारी पड़ा। खुली बोतल लेने से इनकार करने पर ठेके पर मौजूद 10 से 12 गुंडों ने शख्स पर लात घूंसों से हमला कर दिया और सेल्समैन तमाशबीन बनकर देखता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MM हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे हॉस्टल में रह रहे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने प्रोवोस्ट कार्यालय को आगोश में ले लिया, जिसमें रखे सभी दस्तावेज आग जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र की कुल देवी माने जाने वाली मां तुलजा भवानी के प्राचीन मंदिर से 71 कीमती चीजों के चोरी होने का मामला सामने आया है। मंदिर से चोरी मामले में DM ने बताया कि मंदिर से जो 71 प्राचीन वस्तुएं गायब हुई हैं, वो राजाओं के चढ़ावे में मंदिर को मिली थी। DM ने मामले में मंदिर के तत्कालीन व्यवस्थापक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।